दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा अलग है। मैं कहानी आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बल्कि रुककर एक इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दूंगा। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर यह सीरीज क्यों बना रहा हूँ? हम सब ने आंखें खोली है एक ऐसे भारत में जहाँ मंदिरों में घंटी बजती है, महिलाएं सेफली बाहर जा सकती है, गणपति विसर्जन धूमधाम से होता है और हम जय श्री राम या हर हर महादेव कहने से नहीं डरते। आज हम सब अपनी संस्कृति को खुल के जी रहे हैं। पर सोचिए, अगर ये सब नहीं होता तो दुनिया के जिन जिन देशों में इस्लामिक आक्रमण हुआ था, वो सारे देश सांस्कृतिक रूप में बदल गए हैं। पर्शिया बन चुका है आज का ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, सीरिया, अफगानिस्तान, सब जगह वहाँ की लोकल संस्कृति कब की मिट चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के उदाहरण तो आज भी आपके सामने हैं, पर भारत 1200 साल इस्लामिक गुलामी में रहा, लेकिन फिर भी आज यहाँ वेद गुनगुनाए जाते हैं, आरती होती है, भागवत कथा होती है, हमारे फेस्टिवल्स धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ कि इंडिया की भी वही दुर्गति नहीं हुई जो बाकी देशों की हुई थी जहाँ पे इस्लामिक आक्रमण हुए थे? ये इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया था। जब हर तरफ झुकाव और इस्लाम में कन्वर्जन का दौर था, तब कुछ वीरों ने अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान नहीं छोड़ी। और उन महापुरुषों में एक नाम चमक के उभर आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। जब उन्होंने ये क्रांति शुरू की थी, तब वो सिर्फ 12 साल के थे। इस्लामिक रूल के उस अंधेरे में उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं हिंदू धर्म और इस देश की संस्कृति के लिए लड़ूंगा। दोस्तों, क्वालिफिकेशन से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि आप सब तक सही इतिहास लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। जो अपना सच्चा इतिहास नहीं जानता, वो हर बार एक नए झूठ को सच मान लेता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतिहास बनाया, लेकिन अगर हम उसे भूल गए तो हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चे हमेशा गुमराह होते रहेंगे। उन्हें यही बताया जाता रहेगा कि कैसे ये इस्लामिक इन्वेडर्स ग्रेट थे, अकबर द ग्रेट, यही पढ़ाया जाता है ना। जब तक तुम्हारा इतिहास तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, पर अगर वो छीन गया तो तुम खुद को ही नहीं पहचान पाओगे। शिवाजी महाराज की इस कहानी में मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, स्ट्रेटेजी है और धर्म के रक्षा की कहानी है। एक ऐसा लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन दुश्मन बड़े बड़े थे, उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक एम्पायर्स। आज मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो समझाएंगे आपको कि शिवाजी महाराज ने ये पूरी लड़ाई की प्लानिंग कैसे की, कैसे सोची, कैसे एग्जीक्यूट की, कैसे एक छोटी सी फौज ने जो मिलिट्री में ट्रेंड भी नहीं थी, जिनके पास मॉडर्न वेपन्स भी नहीं थे, कैसे बुद्धि, विचार और योजना से बड़ी बड़ी सेनाओं का सामना किया। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी इस सीरीज में आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि वो लिटरली अपने दुश्मन को पढ़ते थे, एनालाइज करते थे, स्कैन करते थे, पूरी खबर पाने के बाद ही अपना अगला कदम उठाते थे। ये कोई साधारण बात नहीं है। क्या था उनका विजन कि उनके साथ जुड़ने वाले लोगों ने जान देने तक का फैसला ले लिया। हमारी इस पूरी वीडियो सीरीज से आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि क्यों 400 साल बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज को पूजा जाता है। लेकिन ये जो एपिसोड मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि उस वक्त लोगों ने शिवाजी महाराज का साथ क्यों दिया। ये कहानी सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं है, ये कहानी आज हर उस हिंदुस्तानी की है जो चैन की, आज़ादी की सांस ले रहा है। हमें आज ये आज़ादी मिल रही है, हमारा इतना तो बनता है कि हम समझे कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या सैक्रिफाइसेस, क्या क्या ब्रेवरी, कितने बड़े रिस्क्स उठाए हैं, जिससे आज हम यहाँ पे खुले में बेफिक्र होकर जी रहे हैं। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए, कृतज्ञता
होनी चाहिए उन सारे महापुरुषों के लिए जिनके वजह से भारत ने अपनी पहचान संभाल कर रखी। बाकी देशों के जैसे तलवार के दम पर कन्वर्ट होकर सरेंडर नहीं हुए। भारत की ये संस्कृति भारत का अभिमान है। संस्कृति खत्म तो भारत खत्म। भारत के दुश्मनों ने समय समय पर इसी संस्कृति को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे मिटाने की हर कोशिश की गई है। और दोस्तों, एक साइड पॉइंट है, आज हम इस सीरीज में उन इस्लामिक आक्रमणों की बात कर रहे हैं जो 7वीं शताब्दी से लेकर 17वीं 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर भारत में थे। लेकिन उसके बाद भी संस्कृति को मिटाने की कोशिश बंद नहीं हुई। उसके बाद ब्रिटिश आए और उसके बाद हमारे देश के खुद के लोगों ने भी उसे मिटाने की पूरी कोशिश की है। 1947 के बाद क्या क्या इस देश में हुआ है, कैसे हमारे संस्कृति पर नॉन स्टॉप अटैक हुआ है, वो सब हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में। दोस्तों, हम पर ये जो इस्लामिक आक्रमण हुए थे, इनका उद्देश्य सिर्फ लूट मार नहीं था, बल्कि धर्म, भाषा और सभ्यता का विनाश था। जैसे उन्होंने बाकी देशों में किया, उसी तरह उन्हें यहाँ पर भी पूरे भारत पर इस्लाम का झंडा गाड़ना था। पूरे भारत की संस्कृति मिटाकर इस्लामिक संस्कृति थोपने का फुल प्रूफ प्लान था। क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुए? मैं कहूँगा काफ़ी हद तक हाँ। इतिहास गवाह है, हजारों मंदिर तोड़े गए, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ, सिर्फ अपना धर्म ना छोड़ने के लिए। हिंदुओं पर जिजिया टैक्स लगाया गया ताकि लोग इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर हो जाए। यहाँ की लोकल भाषाएं संस्कृत, मराठी को दबा दिया गया और राजभाषा बनाया एक फॉरेन लैंग्वेज पर्शियन, जिसे उस वक्त फारसी कहते थे। हिंदू महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, अकस्मात उठाई गई, बाजारों में बेची गई और कभी कभी तो सुल्तान के पर्सनल हेरेम में भेजी गई। शिवलिंग आदि विग्रह मूर्तियों को तोड़ना, गौ हत्या करना, ये सब उनके राजनीतिक विजय के प्रतीक थे। सोचिए, अगर ये सब और 200-300 साल चलता तो आज हम सीरिया, अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे बन चुके होते, जहां आपको हार्डली कोई मंदिर दिखाई देता, जहां हिंदू समाज सिर्फ एक याद बनकर रह गया होता, रामायण महाभारत जैसे इतिहास का नामो निशान मिट चुका होता। लेकिन दोस्तों, ये सब नहीं हुआ। और जब मैं कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे भारत की संस्कृति को बचाया, तो ये सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, ये इतिहास में दर्ज है। जैसे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चव्हाण ने कहा, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद वो बॉर्डर आपके और मेरे घर के पास ही मिलता। आई थिंक आपको पूरा पॉइंट क्लियरली समझ आ गया है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कैसे भारत की संस्कृति को तोड़ने का हर प्रयास हो रहा था, पर आज मैं आपको बताने आया हूँ कैसे उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने टूटी हुई प्रजा को फिर से मोटिवेट करके लड़ना सिखाया। ये सिर्फ तलवार की कहानी नहीं है, ये एक आर्थिक क्रांति की भी कहानी है, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। उसके साथ ये एक सांस्कृतिक पुनर्जन्म की भी कहानी है, कल्चरल रेवोल्यूशन। शिवाजी महाराज ने बचपन में ही तय कर दिया था, इस देश को इन विदेशी आक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराना ही होगा। लेकिन समस्या ये थी, ना कोई फौज थी, ना ज़्यादा धन था, ना पॉलिटिकल सपोर्ट था, और सामने थे दुनिया के सबसे बड़े 2 इस्लामिक सल्तनत। आदिल शाही, जिसका केंद्र बीजापुर कर्नाटका में था, जहां पर शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले नौकरी कर रहे थे, और उससे भी बड़ा मुगल साम्राज्य जो लगभग पूरे भारत पर छाया हुआ था। शिवाजी महाराज ने समझा कि अगर आज़ादी चाहिए तो पहले लोगों को जगाना पड़ेगा, उनमें विश्वास लाना पड़ेगा, लोगों में जो निराशा है उसे दूर करना होगा। उस वक्त का समाज तो कब का हार मान चुका था। शिवाजी महाराज ने ये माइंडसेट बदलने के लिए कदम उठाए। पहली बात उन्हें समझी, भूखा आदमी क्रांति नहीं ला सकता,
जब तक लोगों के पास धन नहीं होगा वो देश के आज़ादी के लिए कैसे लड़ेंगे। तब उन्होंने तय किया, पहले खेती फिर क्रांति। पहला कदम उठाया पुणे में। जब माँ जीजाबाई के साथ वो पहली बार पुणे आए तो पूरा शहर वीरान हो चुका था। कुछ ही साल पहले आदिल शाही की फौज ने पूरे पुणे शहर को जला दिया था। लोग वहां से भाग गए थे, खेत खाली पड़े थे और वहां के जमीन को शापित माना जा रहा था। आदिल शाही ने तो एक कदम आगे जाकर वहां के लोगों को अपमानित करने के लिए गधे से खेत में हल चलवाया था। जैसे वो एक मैसेज देना चाहते थे, ये पूरी धरती अब बंजर है, शापित है, यहाँ पर तुम्हारा कोई लाभ नहीं होगा। शिवाजी महाराज ने आते ही ये कहानी बदली। उन्होंने एक सोने का हल बनवाया और अपनी माता के साथ खुद खेत में उतर गए। ये सिर्फ खेती का काम नहीं था, ये पुणे के सारे निवासियों को एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट था। मैं यहाँ आया हूँ, तुम सब भी आओ, साथ जुड़ो, चलो साथ मिलकर फिर से शुरू करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। लोगों ने जब ये दृश्य देखा, उनमें नई उम्मीद जगी। पुणे की धरती ने जैसे दोबारा सांस ली। और यही थी छत्रपति शिवाजी महाराज के क्रांति की असली शुरुआत। दोस्तों, खेती फिर से शुरू करने के लिए शिवाजी महाराज ने सारे लोगों को पूरा सपोर्ट दिया। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, समस्याओं का लिस्ट तो बहुत बड़ा है। गरीबी, निराशा, धर्म के लिए डर और रक्षा करने वाला कोई नहीं। आर्थिक समस्याएं भी बहुत थे, टैक्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और सुल्तानों का डर तो 24 घंटे सर पर था। खुद का इंडिपेंडेंट हिंदवी स्वराज्य खड़ा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये लक्ष्य बहुत दूर था। उसका पहला स्टेप था लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना। दूसरा कदम था हिंदू धर्म को बचाना, लोगों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति की तरफ गर्व महसूस कराना। और तीसरा कदम था लोगों को सुरक्षा देना। तीनों बहुत बड़े गोल थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में तीनों को सक्सेसफुली पूरा किया। इन तीनों गोल्स को अचीव करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनिशियल स्टेजेस में, जो सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज था, क्या क्या कदम उठाए, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। इसीलिए इस एपिसोड का एक पार्ट 2 भी निकालेंगे, जो अगले गुरुवार, अगले थर्सडे आएगा। और उसमें अगर मैं ये सारी बातें कवर कर पाया तो उसके अगले गुरुवार से स्टोरी रिस्टार्ट होगी। आशा करता हूँ कि आपको ये सारा इतिहास, ये सारा नॉलेज, ये सारे पॉइंट्स और फैक्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले गुरुवार। पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।